हम चर्चा करेंगे गीत जो देश का धड़कन था, उस गीत की वजह से देश के अंदर आज़ादी की लहर छाई थी। अंग्रेज़ों ने अपने होश उड़ा दिए थे जब वो गीत पूरे देश के अंदर छाया था। देश के आज़ादी के हुनर, आज़ादी के लड़ने वाले सिपाही उस गीत को लेकर जब निकले थे तो अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। और आज वही गीत शीतकालीन सत्र 2025 में एक चर्चा का विषय बना और उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप जो लगाए, उन आरोपों में को सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। जो गीत 1882 में एक पुस्तक आनंद मठ में लिखा गया पाया गया था और उसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, और आज उनके उस गीत पर बहस हुई। आखिर इसका क्या कारण था? बहस का मुद्दा क्यों बना? क्या आज भी इतने वर्षों की सत्ता चलाने के बाद देश के प्रधानमंत्री लगातार किसी न किसी बहाने से वो कांग्रेस और विपक्ष को घेरने का प्रयास करते रहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी के संबोधन से इस गीत पर चर्चा शुरू हुई और उन्होंने इस गीत को तोड़ने का, इस गीत के गलत तरीके से देश को प्रसारित करने का जो आरोप कांग्रेस पर लगाया, और अपने संबोधन में उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का लगभग 7 बार नाम लिया, कांग्रेस का भी नाम लिया। जो गीत 1882 में लिखा गया था, आज उस पर चर्चा, और इतनी गंभीर चर्चा जिसको लेकर सदन एक खेल का मैदान बना। जो शीत सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सदन को खेल का मैदान ना बनने दें, और खेल का मैदान बनने का अवसर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने क्या कहा अपने इस अभिभाषण में, उसकी एक पूरा अभिभाषण आपको पहले से मिलेगा, लेकिन उनके अभिभाषण के बाद विपक्ष ने जो कार्रवाई की, जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा, और विपक्ष के सबसे पहले नेता ने जो कड़ी कार्रवाई के साथ उत्तर दिया, जिस तरह से मोदी जी ने अपने बाउंसर्स फेंके थे, तो उस विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी ने अपने शब्दों के बल्ले से उनके हर बाउंसर को बाउंड्री के पार किया। उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से बात को रखा कि भाजपा तिलमिला उठी। उनके अभिभाषण पर बार बार विरोध हुआ, तो आखिर उन्होंने क्या कहा, उस पूरे अभिभाषण को आप पहले सुने। गांधीवाड़ा अध्यक्ष महोदय जी, आपने आज मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक विषय नहीं है, भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। हमारा राष्ट्रगीत उस भावना का प्रतीक है जिसने सोए हुए, गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है, और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है
जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे। बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया।
और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा आज और भी विषय बोलने वंदे दीजिए। मातरम का है, तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था। अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे।
तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा। सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, रेफरेंस वंदे मातरम, we shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे।
आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही दो अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए, किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं। हम छोड़ना नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके,
और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप तो आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य प्लीज, करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। क्या हो गया, आप 1 मिनट, हाँ कर दे। क्या हो गया, अंत में चिड़ी गए। बहुत बढ़िया। माननीय आगे सदस्य, 1 मिनट, माननीय सदस्य, आगे बढ़ो आप महोदय, आगे वंदे बढ़ो। मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर सर, बात डाइवर्ट मत यही हो। थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी कोई डाइवर्ट नहीं कि होना हम चाहिए अतीत अपन में को। बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम में बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप आप वंदे बोलेंगे। मातरम बोलें। ठीक। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ देना। भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना,
जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। हाँ, बना के आए हो। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर खत्म के कर एड्रेस लेती करो हूँ। आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर सुना कि प्रियंका गांधी जी ने अपने सटीक शीलता शब्दों से अच्छे प्रभाव के साथ अपनी बात को रखा और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस को घेरने पर लगाए और सहारा बनाया था गीत को, वंदे मातरम गीत को, जो वो गीत पूरे देश के आज़ादी का एक कारण बना। वंदे मातरम गीत देश के कई रियासतों को जोड़ने का एक जरिया बना। उस पर जब कार्यवाही चर्चा हुई तो प्रियंका गांधी जी ने सटीक उत्तर दिए, जिसको सुनकर भाजपा के सांसद सिर्फ और सिर्फ विरोध जताते रहे। तो आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। मैं मुकेश कोरी आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।